समयगर का अंतिम रक्षक। यह कहानी एक ऐसे राज्य की है जहां समय को नियंत्रित करने वाली एक प्राचीन घड़ी चोरी हो जाती है और एक साधारण किसान का बेटा उसे वापस लाने के रोमांचक सफर पर निकलता है। नियति का बुलावा। समयगर एक ऐसा राज्य था जहां सूरज कभी अस्त नहीं होता था, जब तक कि वहां के राजा कालदेव अपनी जादुई घड़ी की सुई को आगे न बढ़ा दे। इस राज्य के किनारे पर बसे एक छोटे से गांव धूलकोट में आर्यन रहता था। आर्यन एक सीधा साधा लड़का था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक अजीब सी चमक रहती थी। वह हवाओं की सरसराहट में संगीत सुनता था और पत्थरों की भाषा समझता था। एक शाम जब आर्यन अपने पिता के साथ खेतों में काम कर रहा था, अचानक आसमान का रंग गहरा बैंगनी हो गया। चिड़िया चहचहाना बंद कर दी और पूरी दुनिया जैसे ठहर गई। यह समय का ठहराव था। बापू, यह क्या हो रहा है? आर्यन ने घबराकर पूछा। उसके पिता, जो एक पुराने योद्धा रह चुके थे, की आंखें डर से भर गईं। उन्होंने फुसफुसाते हुए कहा, अनर्थ हो गया पुत्र। महाकाल घड़ी के केंद्र से संयमनी चोरी हो गई है। अब दुनिया तब तक रुकी रहेगी जब तक उसे वापस नहीं लाया जाता। तभी गांव के बीचों बीच एक तेज रोशनी हुई और एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उसके बाल बर्फ की तरह सफेद थे और हाथ में एक लकड़ी का डंडा था। वह सीधा आर्यन के पास आया और बोला, आर्यन, तुम ही वह समय पुत्र हो जिसकी भविष्यवाणी सदियों पहले की गई थी। केवल तुम्हारे खून में वह शक्ति है जो समय की कतरनों को फिर से जोड़ सकती है। आर्यन को यकीन नहीं हो रहा था। मैं तो सिर्फ मिट्टी से खेलता हूँ। वृद्ध ने मुस्कुराते हुए उसे एक पीतल का ताबीज दिया। मिट्टी ही जीवन का आधार है। अपनी यात्रा शुरू करो। तुम्हें काले पहाड़ के उस पार अंधेरे के सम्राट को हराना होगा। आर्यन ने अपने पिता की ओर देखा। पिता ने उसकी ढाल और एक पुरानी तलवार उसे थमा दी। जाओ बेटा, यह तुम्हारी जमीन और तुम्हारे अस्तित्व की रक्षा का सवाल है। आर्यन ने अपनी छोटी सी पोटली बांधी और अपनी वफादार कुतिया शेरा के साथ अज्ञात दिशा की ओर निकल पड़ा। जैसे ही उसने गांव की सीमा पार की, उसे महसूस हुआ कि उसके पीछे कोई है। मुड़कर देखा तो उसकी सबसे अच्छी दोस्त जोया खड़ी थी। अकेले नहीं जाने दूंगी, उसने दृढ़ता से कहा। यहीं से शुरू होता है आर्यन और जोया का वह सफर जो उन्हें मौत के करीब ले जाएगा और फिर वीरता के शिखर पर बैठाएगा। समयगर का अंतिम रक्षक। नियति का बुलावा। धूलकोट गांव की सुबह हमेशा की तरह शांत थी। पक्षियों का कलरव और दूर बहती नदी की आवाज ही यहाँ का संगीत था। आर्यन, जिसकी उम्र करीब 14 साल थी, अपने पिता के साथ खेत में खड़ी गेहूं की सुनहरी फसल को देख रहा था। उसे पता नहीं था कि आज उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। उसके पिता विक्रम गांव के सबसे कुशल किसान थे, लेकिन उनकी आंखों की गहराई कुछ और ही कहती थी। वे अक्सर पुराने युद्धों और जादुई शक्तियों की कहानियां सुनाया करते थे। अजीब सी घटना। दोपहर के वक्त जब सूरज सिर पर था, अचानक आसमान का रंग नीले से गहरा जामुनी होने लगा। हवा में एक अजीब सी खामोश छा गई। आर्यन ने देखा कि जो चिड़िया उड़ रही थी वह हवा में ही स्थिर हो गई। उसके पिता के हाथ से गिरता हुआ पानी का लोटा जमीन पर पहुंचने से पहले ही हवा में लटक गया। बापू, यह क्या है? आर्यन की आवाज कांप रही थी। विक्रम ने लंबी सांस ली और अपनी पुरानी संदूक से एक चमकती हुई तलवार निकाली। आर्यन, जिसका डर था वही हुआ। संयमनी चोरी हो गई है। समय का चक्र रुक गया है। बूढ़ा भविष्यवक्ता और रहस्यमयी ताबीज। तभी धूल के एक बवंदर के बीच एक वृद्ध व्यक्ति प्रकट हुआ। उसका नाम काल ऋषि था। उसने आर्यन की ओर देखते हुए कहा, तुम्हारे पूर्वजों ने इस दिन की रक्षा के लिए अपनी आहुति दी थी। अब तुम्हारी बारी है। समयगर के राजा कालदेव को धोखे से बंदी बना लिया गया है और छाया सम्राट ने संयमनी पर कब्जा कर लिया है। ऋषि ने आर्यन को एक पीतल का ताबीज दिया। यह ताबीज तुम्हें समय की दरारों में रास्ता दिखाएगा। लेकिन याद रखना, यह सफर केवल तलवार का नहीं, बल्कि धैर्य और बुद्धि का है। सफर की शुरुआत। आर्यन के पास सोचने का वक्त नहीं था। उसने अपनी पुरानी ढाल उठाई और अपने वफादार कुत्ते शेरा के साथ जंगल की ओर चल पड़ा। रास्ते में उसे उसकी बचपन की सहेली जोया मिली। जोया पहेलियां सुलझाने और नक्शे पढ़ने में माहिर थी। मैं तुम्हें अकेले उस खौफनाक छाया जंगल में नहीं जाने दूंगी, जोया ने अपनी छोटी सी कुल्हाड़ी लहराते हुए कहा। आर्यन ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। अब वे दो थे, एक योद्धा और एक मार्गदर्शक। जैसे ही उन्होंने गांव की सीमा पार की, उनके सामने एक विशाल कोहरा छा गया।
इस कोहरे के पीछे छाया सम्राट के शिकारी घात लगाए बैठे थे। छाया जंगल की पहली बाधा। धूलकोट की सीमा पार करते ही हवा में एक अजीब सी भारीपन महसूस होने लगा। कोहरा इतना घना था कि अपनी खुद की हथेली देखना भी मुश्किल था। आर्यन ने अपनी तलवार कसकर पकड़ ली, जबकि जोया ने अपने थैले से एक पुराना नक्शा निकाला जो उसे उसकी दादी ने दिया था। आर्यन, संभल कर, जोया ने फुसफुसाते हुए कहा, यह साधारण कोहरा नहीं है, इसे स्मृति जाल कहते हैं। जो भी इसमें खो जाता है वह भूल जाता है कि वह कौन है और कहाँ जा रहा है। तभी कोहरे के बीच से अजीब सी फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों लोग एक साथ बातें कर रहे हों। आर्यन को अपने कान बंद करने पड़े। तभी उसे अपने गले में लटके पीतल के ताबीज में एक हलचल महसूस हुई। ताबीज हल्का गर्म होने लगा और उसमें से एक मध्यम नीली रोशनी निकलने लगी। रहस्यमय शिकारी। अचानक कोहरे को चीरते हुए दो लाल आंखें चमक उठीं। वह छाया भेड़िया था, समय के लुटेरों का पालतू शिकारी। वह आम भेड़ियों से 3 गुना बड़ा था और उसका शरीर धुएं जैसा काला था। शेरा, आर्यन का कुत्ता, जोर से गुर्राया और भेड़िए पर झपट पड़ा। आर्यन ने अपनी ढाल आगे की और तलवार से वार किया, लेकिन तलवार भेड़िए के शरीर के आर पार निकल गई जैसे वह केवल धुआं हो। यह तलवार से नहीं मरेगा, आर्यन, जोया चिल्लाई। इसे समय की रोशनी चाहिए। आर्यन ने तुरंत ताबीज को हाथ में लिया और आंखें बंद करके अपने पिता की सिखाई गई एक पुरानी कविता याद की। जो ठहरा है उसे चलने दो, जो अंधेरा है उसे जलने दो। जैसे ही उसने ये शब्द कहे, ताबीज से एक तेज नीली लहर निकली। वह रोशनी जैसे ही भेड़िए से टकराई, वह राख बनकर बिखर गया। कोहरा छंटने लगा और सामने एक विशाल, पुराना और डरावना जंगल दिखाई दिया। छाया जंगल। अजीब मिलन। जंगल के द्वार पर एक पेड़ था जिसके पत्ते सोने के थे, लेकिन वह रो रहा था। उसके आंसू जमीन पर गिरकर पत्थर बन रहे थे। तुम यहाँ क्यों आए हो, छोटे इंसानों? पेड़ की छाल से एक चेहरा उभरा और उसने पूछा। आर्यन ने बिना डरे जवाब दिया, हम संयमनी को वापस लाने जा रहे हैं। क्या आप हमें रास्ता बता सकते हैं? पेड़ ने एक गहरी आह भरी। रास्ता तो मैं बता दूं, लेकिन इसकी एक कीमत है। तुम्हें अपनी सबसे कीमती चीज यहाँ छोड़नी होगी। आर्यन के पास उसकी तलवार थी और जोया के पास उसका नक्शा। लेकिन तभी शेरा आगे आया और पेड़ के तने से चिपक गया। शेरा ने जैसे अपना समर्पण कर दिया था। नहीं, आर्यन चिल्लाया, मैं अपने दोस्त को नहीं छोड़ सकता। पेड़ जोर जोर से हंसने लगा। यही तुम्हारी पहली परीक्षा थी। निस्वार्थ प्रेम ही वह शक्ति है जो समय को रोक सकती है। जाओ, यह रास्ता सीधे पहेलियों की घाटी की ओर जाता है। आर्यन, जोया और शेरा अब छाया जंगल के गहरे हिस्सों में प्रवेश कर चुके थे। सूरज अब भी जामुनी था और घड़ी की सुइयां अब भी रुकी हुई थीं, लेकिन उनके दिलों में उम्मीद की एक लौ जल उठी थी। छाया जंगल को पार करते ही हरियाली खत्म हो गई और सामने एक विशाल घाटी दिखाई दी। यहाँ की जमीन सफेद नमक जैसी चमक रही थी और हवा में एक अजीब सी गूंज थी। घाटी के बीचों बीच एक विशालकाय पत्थर का पुतला खड़ा था, जिसके हाथ में एक तराजू था। इसे समय का प्रहरी कहा जाता था। जैसे ही आर्यन और जोया ने कदम आगे बढ़ाया, वह पत्थर का पुतला अचानक हिलने लगा। उसकी आंखें जलते हुए अंगारों की तरह लाल हो गईं। रुक जाओ मुसाफिरों, प्रहरी की आवाज पहाड़ों से टकराकर गूंजी। इस घाटी को पार करने का अधिकार केवल उसे है जिसके पास सत्य का स्वर हो। मैं तुमसे 3 पहेलियां पूछूंगा। अगर उत्तर सही हुआ तो रास्ता खुलेगा, अगर गलत हुआ तो तुम भी इसी घाटी के पत्थर बन जाओगे। जोया ने आर्यन का हाथ कसकर पकड़ लिया। घबराओ मत आर्यन, पहेलियां मेरा क्षेत्र है। पहली पहेली, समय का रूप। प्रहरी ने अपनी भारी आवाज में पहली पहेली कही। मैं कल का हिस्सा हूँ और आज का भी। मैं बीत जाता हूँ पर कभी वापस नहीं आता। लोग मुझे बचाने की कोशिश करते हैं, पर मैं मुट्ठी से रेत की तरफ फिसल जाता हूँ। बताओ मैं कौन हूँ? आर्यन और जोया एक दूसरे को देखने लगे। जोया मुस्कुराई और चिल्लाकर बोली, समय, टाइम। प्रहरी के शरीर से एक पत्थर गिर गया। सही जवाब। दूसरी पहेली, अदृश्य शत्रु। प्रहरी ने अपना तराजू झुकाया और दूसरी पहेली पूछी। मेरा कोई वजन नहीं है, लेकिन मैं सबसे भारी इंसान को भी झुका सकता हूँ। मैं दिखता नहीं, लेकिन पूरी दुनिया को डरा सकता हूँ। मैं क्या हूँ? आर्यन सोच में पड़ गया।
उसने अपने पिता की कही बातें याद की। उसने धीरे से कहा, डर, फियर। प्रहरी की आंखें थोड़ी नरम हुईं। प्रशंसनीय। तुमने अपने अंदर झांका। तीसरी और सबसे कठिन पहेली, बलिदान का सार। अब आखिरी पहेली की बारी थी। प्रहरी ने अपनी तलवार जमीन पर पटकी और पूछा, वह क्या है जो जितना ज्यादा बांटा जाए उतना ही बढ़ता है? और वह क्या है जो बिना छुए भी टूट सकता है? घाटी में सन्नाटा छा गया। जोया और आर्यन दोनों सोच में डूब गए। तभी आर्यन को अपने पिता की वह बात याद आई जो उन्होंने तलवार सौंपते समय कही थी। बापू ने कहा था कि ज्ञान और विश्वास ही इंसान की असली ताकत है। आर्यन ने बुदबुदाया। उसने जोर से कहा, ज्ञान, नॉलेज और विश्वास, ट्रस्ट। प्रहरी का विशाल शरीर अचानक दो हिस्सों में बंट गया और बीच में से एक सुनहरा रास्ता निकल आया। तुमने सही उत्तर दिया, समयपुत्र। लेकिन याद रखना, आगे का रास्ता केवल बुद्धि से नहीं, बलिदान से भी तय होगा। घाटी के पार एक नई चुनौती। जैसे ही वे घाटी के पार पहुँचे, उन्हें दूर एक ऊंचा काला पहाड़ दिखाई दिया, जिसकी चोटी बादलों को छू रही थी। उस पहाड़ के चारों ओर काली बिजली कड़क रही थी। यह अंधेरे का सम्राट का किला था। अचानक जोया को जमीन पर कुछ चमकता हुआ दिखा। वह एक छोटा सा कांच का टुकड़ा था। जैसे ही उसने उसे उठाया, उसे भविष्य की एक धुंधली तस्वीर दिखी। आर्यन एक गहरी खाई में गिर रहा था। आर्यन, रुको! जोया चिल्लाई, लेकिन तब तक जमीन का एक बड़ा हिस्सा धंस चुका था। आर्यन और जोया अब उस बिंदु पर पहुंच गए हैं जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। क्या जोया का देखा हुआ दृश्य सच होगा, या आर्यन अपनी सूझबूझ से मौत को मात दे देगा? घाटी के पार कदम रखते ही जमीन का मिजाज बदल गया। सुनहरी रेत और सफेद पत्थरों की जगह अब एक बदबूदार, काले और चिपचिपे कीचड़ ने ले ली थी। यह विस्मृति का दलदल, स्वैम्प ऑफ फॉरगेटफुलनेस था। यहाँ की हवा इतनी भारी थी कि हर सांस के साथ इंसान को अपना नाम याद रखना मुश्किल हो रहा था। आर्यन, अपना हाथ मत छोड़ना, जोया ने चिल्लाकर कहा, लेकिन उसकी आवाज भी जैसे हवा में घुल रही थी। स्मृतियों का हमला। दलदल के बीचों बीच पहुँचते ही कीचड़ से अजीब सी आकृतियां उभरने लगीं। वे आर्यन और जोया के अपनों जैसी दिख रही थीं। आर्यन ने देखा कि कीचड़ से उसके पिता का चेहरा बना। बेटा, वापस आ जाओ, खेती उजड़ रही है, माँ तुम्हारी राह देख रही है, उस आकृति ने बड़े प्यार से कहा। आर्यन के कदम ठिठक गए। उसका मन किया कि वह सब छोड़ छाड़ कर वापस भाग जाए। उसका ताबीज, जो अब तक नीला चमक रहा था, अचानक फीका पड़ने लगा। यह दलदल इंसान की सबसे बड़ी कमजोरी, उसके लगाव और मोह पर हमला करता था। आर्यन, वह असली नहीं है, वह सिर्फ दलदल का माया जाल है, जोया चिल्लाई, लेकिन वह खुद भी अपनी दादी की परछाई को देखकर रोने लगी थी। शेरा का पराक्रम। तभी वफादार कुत्ता शेरा जोर से भौंका। उसने आर्यन के पैर पर दांत गड़ा दिए। उस दर्द ने आर्यन को वर्तमान की हकीकत में वापस ला दिया। आर्यन ने महसूस किया कि जैसे ही वह भावुक हो रहा था, वह दलदल में और नीचे धंसता जा रहा था। जोया, आंखें बंद करो। जो दिख रहा है वह झूठ है, जो महसूस हो रहा है वही सच है, आर्यन ने चीख कर कहा। उसने अपनी तलवार की मूठ को कसकर पकड़ा और ताबीज को अपने दिल से लगा लिया। उसने याद किया कि वह यहाँ क्यों आया है, सिर्फ अपने परिवार के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के रुके हुए समय को फिर से चलाने के लिए। दलदल का रक्षक, विचित्र जीव। तभी दलदल के बीच से एक विशाल मेंढक जैसा जीव निकला। वह नयनपाल था, जो इस दलदल की रखवाली करता था। तुम यहाँ से गुजरना चाहते हो? जीव ने गड़गड़ाहट भरी आवाज में पूछा। तो तुम्हें अपनी एक याद मुझे दान करनी होगी, एक ऐसी याद जो तुम्हें सबसे प्यारी हो। आर्यन ने जोया की ओर देखा। जोया ने सिर हिलाया। वे जानते थे कि बिना कुछ खोए यहाँ से आगे नहीं बढ़ा जा सकता। आर्यन ने आगे बढ़कर कहा, मैं तुम्हें अपने बचपन के उस पहले दिन की याद देता हूँ जब मुझे पहली बार खुशी महसूस हुई थी। आर्यन को महसूस हुआ जैसे उसके दिमाग का एक कोना खाली हो गया हो, लेकिन बदले में दलदल के बीचों बीच पत्थरों का एक ठोस रास्ता बन गया। आगे का रास्ता। वे जैसे तैसे दलदल के पार पहुँचे, लेकिन वे अब पहले जैसे नहीं थे। आर्यन थोड़ा और शांत और गंभीर हो गया था। सामने अब एक विशाल झरना था। यह विपरीत झरना है, जोया ने नक्शा देखते हुए कहा। इसे पार करने का मतलब है गुरुत्वाकर्षण को चुनौती देना। इस भाग में आर्यन ने सीखा कि वीरता सिर्फ तलवार चलाने में नहीं, बल्कि अपनी भावनाओं पर काबू पाने में भी है।
उन्होंने एक कीमती याद खो दी, लेकिन मंजिल के एक कदम और करीब पहुंच गए। भूला हुआ शहर और समय की परछाइयाँ। विपरीत झरने की ढलान पर चढ़ना ऐसा था जैसे कोई पहाड़ को उल्टा लांघ रहा हो। आर्यन और जोया ने खुद को रस्सियों से बांध लिया था। पानी की बूंदें आसमान की ओर गिर रही थीं, जिससे एक अजीब सा इंद्रधनुष बन रहा था। जब वे झरने के शीर्ष पर पहुँचे, तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। सामने एक विशाल शहर फैला था, जो पूरी तरह कांच और सफेद संगमरमर से बना था। लेकिन वहाँ कोई शोर नहीं था, न बाजार की चहल पहल, न बच्चों का शोर। इस शहर का नाम था शून्यपुर, ठहरा हुआ इतिहास। जैसे ही उन्होंने शहर के मुख्य द्वार में कदम रखा, उन्हें अजीब नजारे दिखे। बाजार के बीचों बीच एक फल बेचने वाला मूर्ति बना खड़ा था। उसके हाथ से गिरता हुआ सेब हवा में अटका था। एक माँ अपने बच्चे को पुकार रही थी, लेकिन उसकी आवाज उसके होठों के पास ही जम गई थी। जोया, यहाँ सब कुछ स्थिर क्यों है? आर्यन ने फुसफुसाते हुए पूछा। उसकी आवाज खाली गलियों में गूंज रही थी। जोया ने एक पुरानी दीवार पर लिखी लिपि को पढ़ने की कोशिश की। आर्यन, यह वह शहर है जिसे समय के सम्राट ने सबसे पहले अपना शिकार बनाया था। यहाँ के लोगों का समय चुरा लिया गया है। वे न मर सकते हैं, न जी सकते हैं। वे बस इसी पल में कैद है। परछाइयों का हमला। अचानक जमीन पर उनकी अपनी परछाइयाँ उनसे अलग होने लगीं। आर्यन की परछाई ने अपनी काली तलवार निकाली और खुद आर्यन पर हमला कर दिया। सावधान, जोया चिल्लाई। उसने देखा कि उसकी अपनी परछाई भी उसे दीवारों की ओर खींच रही थी। यह इस शहर का रक्षा तंत्र था, छाया योद्धा। ये वे परछाइयाँ थीं जिनके शरीर समय के अभाव में गायब हो गए थे और अब वे दूसरों का समय छीनना चाहती थीं। आर्यन ने अपनी तलवार चलाई, लेकिन वह परछाई के आर पार निकल गई। तभी आर्यन को याद आया कि नैनपाल ने उससे एक याद ली थी। उसने महसूस किया कि यहाँ शारीरिक शक्ति नहीं, बल्कि मानसिक संकल्प की जरूरत है। उसने अपनी आंखें बंद की और अपनी बची हुई यादों की ऊर्जा को अपने ताबीज में केंद्रित किया। ताबीज से एक सुनहरी रोशनी निकली जो एक गुंबद की तरफ फैल गई। जैसे ही रोशनी परछाइयों से टकराई, वे चीखती हुई गायब होने लगी। एक रहस्यमय मुलाकात। तभी शहर के पुस्तकालय से एक नन्ही लड़की बाहर आई। ताज्जुब की बात यह थी कि वह स्थिर नहीं थी। वह चल रही थी, लेकिन उसके पैर जमीन को नहीं छू रहे थे। मेरा नाम ईरा है, उसने धीरे से कहा। मैं इस शहर की आखिरी रक्षक हूँ। मैं सालों से तुम्हारा इंतजार कर रही थी, सम्यपुत्र। ईरा ने उन्हें बताया कि संयमनी को यहाँ से ले जाकर काले पर्वत की चोटी पर एक प्राचीन यंत्र में फिट कर दिया गया है। लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले तुम्हें अग्नि पर्वत को पार करना होगा, जहाँ समय खुद जलकर राख बन जाता है। ईरा ने आर्यन को एक छोटी सी नीली शीशी दी। इसमें इस शहर के लोगों की आखिरी उम्मीद है, समय की ओस। जब सब कुछ खत्म होता दिखे, तो इसकी एक बूंद अपनी तलवार पर गिरा देना। नया मिशन। अब आर्यन और जोया के साथ एक नई साथी थी, ईरा। हालांकि वह एक रूह जैसी थी, लेकिन उसे इस जादुई दुनिया के रास्तों का पता था। जैसे ही वे शहर से बाहर निकले, पीछे से शहर धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगा। अब उनके सामने था अग्नि पर्वत, जिसकी चोटियों से लावा नहीं, बल्कि पिघला हुआ समय, नीली आग बह रहा था। इस भाग में आर्यन को समझ आया कि वह अकेला नहीं है। हजारों बेगुनाह लोगों की जिंदगी उसकी सफलता पर टिकी है। ईरा के जुड़ने से उनकी टीम अब और भी मजबूत हो गई थी। अग्नि पर्वत की परीक्षा और दिव्य अस्त्र। जैसे जैसे वे पर्वत की ढलान पर चढ़ रहे थे, पत्थरों का रंग लाल से सफेद होने लगा। यह साधारण आग नहीं थी, यह काल अग्नि थी, एक ऐसी ज्वाला जो शरीर को नहीं, बल्कि मनुष्य के भविष्य को जला देती थी। यहाँ हर कदम संभल कर रखना, ईरा ने चेतावनी दी। उसके पारदर्शी शरीर के आर पार पहाड़ की नीली आग साफ देखी जा सकती थी। अगर इस आग की एक भी चिंगारी तुम्हें छू गई, तो तुम्हारा आने वाला कल मिट जाएगा। तुम कभी बूढ़े नहीं होगे, क्योंकि तुम्हारा कोई भविष्य ही नहीं बचेगा। ताप और तपस्या। रास्ता इतना संकरा था कि एक बार में एक ही व्यक्ति निकल सकता था। जोया ने अपने पास मौजूद जादुई नक्शे को खोला, लेकिन नक्शा खुद जलने लगा। नक्शा काम नहीं कर रहा। यहाँ दिशाएं हर पल बदल रही है, जोया घबराकर बोली। तभी सामने से लावा की एक विशाल लहर उठी। आर्यन ने अपनी ढाल आगे की, लेकिन गर्मी इतनी असहनीय थी कि उसकी ढाल पिघलने लगी। उसके पसीने की बूंदें जमीन पर गिरने से पहले ही भाप बन रही थीं। आर्यन को लगा कि उसके फेफड़े जल रहे हैं।
तभी उसे अपने पिता की आवाज गूंजती सुनाई दी, आर्यन, जब बाहर की आग तुझे जलाने लगे तो अपने अंदर की ठंडक को खोज। आर्यन ने घुटने टेक दिए और आंखें बंद कर लीं। उसने उस बर्फीली नदी के बारे में सोचा जो उसके गांव के पास बहती थी। उसने उस शांति के बारे में सोचा जो माँ की गोद में मिलती थी। पहली दिव्य शक्ति, काला स्तंभ। अचानक आर्यन का पीतल का ताबीज तेजी से घूमने लगा। उसमें से नीली नहीं बल्कि एक शीतल सफेद रोशनी निकली। उस रोशनी ने आर्यन के चारों ओर बर्फ का एक सुरक्षा कवच बना दिया। अग्नि पर्वत की चोटी पर एक प्राचीन वेदी थी जहाँ एक विशाल तलवार पत्थर में धंसी हुई थी। वह तलवार साधारण लोहे की नहीं थी, वह जम चुके समय की एक किरण जैसी लग रही थी। इसका नाम था युग धागा, द थ्रेड ऑफ एयॉन्स। इसे वही उठा सकता है जिसने काल अग्नि पर विजय प्राप्त की हो, ईरा ने फुसफुसाते हुए कहा। आर्यन ने आगे बढ़कर तलवार की मूठ पकड़ी। जैसे ही उसने उसे छुआ, उसके दिमाग में हजारों सालों का इतिहास एक पल में घूम गया। उसने देखा कि कैसे दुनिया बनी थी और कैसे समय का चक्र शुरू हुआ था। एक जोरदार गर्जना हुई और बिजली कड़की। आर्यन ने तलवार को पत्थर से बाहर खींच लिया। तलवार के निकलते ही पर्वत का लावा शांत हो गया। अब आर्यन के पास सिर्फ एक पुरानी ढाल नहीं थी, बल्कि एक ऐसा दिव्य अस्त्र था जो समय की लहरों को काट सकता था। धोखे की आहट। जब वे पर्वत से नीचे उतर रहे थे, जोया को पीछे की झाड़ियों में एक हलचल महसूस हुई। उसने मुड़कर देखा तो वहाँ कोई नहीं था, लेकिन जमीन पर काले रंग के पैर के निशान थे जो उनके गांव के किसी व्यक्ति के जूतों से मिलते जुलते थे। आर्यन, कोई हमारा पीछा कर रहा है, जोया ने चिंता से कहा। और मुझे डर है कि वह दुश्मन का कोई सिपाही नहीं, बल्कि हमारा अपना कोई है। आर्यन ने अपनी नई तलवार पर हाथ रखा। जो भी हो, अब हम पीछे नहीं मुड़ सकते। अगला पड़ाव, धोखे की घाटी। अध्याय का सार। इस भाग में आर्यन ने अपनी पहली बड़ी जादुई शक्ति, शीतलता का कवच और युग धागा, तलवार प्राप्त की। लेकिन साथ ही कहानी में एक नया मोड़ आया है, गद्दारी का खतरा। अग्नि पर्वत की तपिश पीछे छूट चुकी थी, लेकिन आर्यन के मन में एक नई बेचैनी ने जन्म ले लिया था। वे अब एक ऐसे घने और धुंधले मैदान में थे जहाँ हर पेड़ की आकृति किसी इंसान जैसी लगती थी। इस जगह को छलवन कहा जाता था। यहाँ की हवा में कड़वाहट है, ईरा ने अपनी रूहानी आवाज में कहा। यहाँ वही दिखता है जो आप देखना चाहते हैं, और वही होता है जो आप सोच भी नहीं सकते। जैसे जैसे रात गहराती गई, कदमों की आहट साफ होने लगी। आर्यन ने अपनी नई तलवार युग धागा म्यान से बाहर निकाल ली। उसकी सुनहरी चमक ने कोहरे को चीर दिया। बाहर आओ, आर्यन दहाड़ा। पेड़ों के पीछे से एक आकृति धीरे धीरे बाहर निकली। जब वह रोशनी में आया तो आर्यन और जोया के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह कोई और नहीं बल्कि उनके गांव का सबसे अनुभवी शिकारी और आर्यन के पिता का मित्र काका सोमनाथ था। काका, आप यहाँ कैसे? जोया ने हैरानी से पूछा। सोमनाथ का चेहरा पीला पड़ा था और उसके हाथ कांप रहे थे। मैं तुम लोगों को बचाने आया हूँ। राजा कालदेव के सैनिक यहाँ पहुँचने वाले हैं। वे तुम्हें मार देंगे। आर्यन, गद्दारी का पर्दाफाश। आर्यन को पहले तो खुशी हुई, लेकिन फिर उसे जोया की बात याद आई, जमीन पर जूतों के वे निशान। उसने ध्यान से देखा, सोमनाथ के जूतों के नीचे वही काली मिट्टी लगी थी जो छाया सम्राट के महल की पहचान थी। झूठ, आर्यन की आवाज में बिजली जैसी कड़क थी। काका, आप यहाँ हमें बचाने नहीं, बल्कि मेरी तलवार और ताबीज छीनने आए हैं। सोमनाथ की आंखों में चमक बदल गई। वह मुस्कुराया, पर वह मुस्कुराहट डरावनी थी। तुम अभी बच्चे हो आर्यन। छाया सम्राट ने मुझसे वादा किया है कि अगर मैं उसे समय पुत्र सौंप दूं, तो वह मेरे मृत परिवार को वापस जीवित कर देगा, समय को पीछे ले जाएगा। अचानक सोमनाथ ने एक काला धुआं फेंका। कोहरा और घना हो गया और उसमें से हजारों काली परछाइयां निकलने लगीं। सोमनाथ ने अपनी कुल्हाड़ी से आर्यन पर हमला किया। भीतर का द्वंद्व। आर्यन के लिए यह लड़ाई सबसे कठिन थी। वह उस व्यक्ति पर वार कैसे करे जिसने उसे बचपन में तीर चलाना सिखाया था। लेकिन ईरा की आवाज उसके कानों में गूंजी, यदि तुम आज नहीं लड़े तो कल पूरा संसार गद्दारी की आग में जल जाएगा। आर्यन ने अपनी तलवार घुमाई। युग धागा से निकली रोशनी ने सोमनाथ की काली शक्तियों को काट दिया, लेकिन आर्यन ने उसे मारा नहीं। उसने तलवार की मूठ से सोमनाथ के सिर पर प्रहार किया और उसे बेहोश कर दिया। विश्वास टूटता है तो आवाज नहीं होती, पर घाव गहरा होता है।
जोया ने सोमनाथ की ओर देखते हुए कहा। नया दुश्मन, समय के शिकारी। सोमनाथ के पकड़े जाते ही आसमान से अजीब सी चीखें सुनाई देने लगीं। छाया सम्राट ने अपने सबसे खतरनाक सैनिक भेज दिए थे। समय के शिकारी, टाइम हंटर्स। ये वे सैनिक थे जो समय की लहरों पर सवारी कर सकते थे। वे कभी भविष्य में दिखते तो कभी अचानक गायब होकर अतीत से हमला करते। हमें यहाँ से निकलना होगा, ईरा चिल्लाई। आगे समय की नदी है। अगर हमने उसे पार कर लिया तो शिकारी हमारा पीछा नहीं कर पाएंगे। वे तेजी से भागने लगे, लेकिन आर्यन का मन भारी था। उसे समझ आ गया था कि इस सफर में दुश्मन सिर्फ बाहर नहीं बल्कि अपनों के वेश में भी हो सकते हैं। इस भाग में आर्यन ने गद्दारी का सामना किया और सीखा कि भावनाओं में बहकर लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए। सोमनाथ का धोखा उसे मानसिक रूप से और मजबूत कर गया। समय की नदी और विस्मृति की लहरें। छलवन की कड़वाहट को पीछे छोड़ते ही उनके कानों में पानी के गिरने की आवाज आने लगी, लेकिन यह आवाज सामान्य नहीं थी। ऐसा लग रहा था जैसे हजारों घड़ियां एक साथ टिक टिक कर रही हों। उनके सामने अनंत धारा बह रही थी, समय की वह नदी जो ब्रह्मांड के शुरू होने से लेकर अंत तक बहती है। नदी का पानी पारदर्शी नहीं बल्कि चांदी जैसा चमकता हुआ था। इसमें मछलियां नहीं बल्कि लोगों की यादें और बीते हुए पल तैर रहे थे। सावधान, ईरा ने चेताया, जो खुद एक धुंधली याद जैसी लग रही थी। इस नदी को विस्मृति की लहरें भी कहते हैं। यदि इसकी एक भी बूंद तुम्हारी त्वचा को छू गई तो तुम अपना नाम भूल जाओगे, और अगर तुम इसमें गिर गए तो तुम्हारा अस्तित्व ही मिट जाएगा। नदी पार करने के लिए कोई पुल नहीं था। वहाँ केवल कुछ तैरते हुए पत्थर थे जो हर पल अपनी जगह बदल रहे थे। जोया ने नक्शा देखा, पर नक्शे के पन्ने अब कोरे हो चुके थे। नदी हमारी यादों को सोख रही है, आर्यन, जोया घबराकर बोली। मुझे याद नहीं आ रहा कि हमने आज सुबह क्या खाया था। आर्यन ने अपनी तलवार युग धागा को म्यान से बाहर निकाला। तलवार की सुनहरी रोशनी ने नदी की चांदी जैसी सतह पर एक रास्ता बनाना शुरू किया, लेकिन जैसे जैसे वे आगे बढ़े, नदी का बहाव तेज होने लगा। समय के शिकारी, टाइम हंटर्स, अब उनके बिल्कुल पीछे थे, अपनी काली उड़न मशीनों पर सवार होकर। शेरा का बलिदान। तभी एक शिकारी ने समय का एक घातक बाण चलाया। वह बाण सीधे आर्यन की ओर आ रहा था। इससे पहले कि आर्यन कुछ समझ पाता, उसका वफादार साथी शेरा बीच में कूद गया। बाण शेरा को लगा और वह नदी की तेज लहरों में जा गिरा। शेरा, आर्यन चीखा। वह नदी में कूदने ही वाला था। नहीं आर्यन, अगर तुम कूदे तो सब खत्म हो जाएगा। देखो, जोया ने इशारा किया। नदी में गिरते ही शेरा गायब नहीं हुआ, बल्कि वह एक छोटी सी सुनहरी मछली में बदल गया और तेजी से तैरते हुए नदी के दूसरे छोर पर पहुंच गया। वह अब एक याद बन चुका था, लेकिन उसने आर्यन को रास्ता दिखा दिया था। एक कठिन चुनाव। नदी के बीचों बीच एक भंवर उठा। भंवर के केंद्र से एक आवाज गूंजी, आगे बढ़ने के लिए तुम्हें अपनी सबसे प्रिय याद का दान देना होगा, वरना यह नदी तुम्हें पार नहीं होने देगी। जोया ने अपनी आंखें बंद की और अपनी माँ की लोरी की याद नदी को दे दी। उसके चेहरे से एक मासूमियत गायब हो गई। अब आर्यन की बारी थी। उसे अपनी उस याद को चुनना था जिसने उसे समय पुत्र बनाया था, अपने पिता के साथ बिताया वह आखिरी पल। जैसे ही उसने वह याद नदी को दी, उसके दिल में एक खालीपन छा गया। उसे याद था कि वह कौन है, पर वह क्यों यहाँ है, यह धुंधला होने लगा। खालीपन के उस एहसास के बावजूद युग धागा तलवार ने उन्हें दूसरे किनारे तक खींच लिया। जैसे ही उनके पैर सूखी जमीन पर पड़े, शिकारी नदी के उस पार ही ठिठक गए। वे समय की इस शुद्ध धारा को पार करने की हिम्मत नहीं जुटा सके। सामने अब एक विशाल खंडहर था जिसे भूलों का महल कहा जाता था। इसी के पीछे काले पर्वत की वह चोटी थी जहाँ संयमनी कैद थी। आर्यन ने पीछे मुड़कर देखा। नदी में वह सुनहरी मछली शेरा एक बार उछली और फिर गहराई में गायब हो गई। आर्यन की आंखों में आंसू थे, पर उसका इरादा अब पत्थर से भी ज्यादा सख्त हो चुका था। इस भाग में आर्यन और जोया ने अपनी सबसे कीमती यादें खो दी और अपने सबसे वफादार साथी शेरा का साथ भी छूट गया। यह भाग सिखाता है कि महान उद्देश्यों के लिए व्यक्तिगत सुखों का त्याग करना पड़ता है। सम्राट का महल और परछाइयों का पहरा। समय की नदी को पार करने के बाद सामने जो इमारत खड़ी थी, उसे महल कहना गलत होता। वह हड्डियों और काली धातुओं से बना एक विशाल पिंजर था जो आसमान को चीर रहा था। इसे काल दुर्ग कहा जाता था।
यहाँ बादल गरजते तो थे, लेकिन उनकी आवाज सुनाई नहीं देती थी, जैसे सम्राट ने आवाजों का समय भी छीन लिया हो। यहाँ से आगे का रास्ता दीवारों के अंदर से होकर जाता है, ईरा ने दीवार की ओर संकेत करते हुए कहा। लेकिन याद रहे, इस महल की दीवारें जिंदा है, ये तुम्हारी धड़कनों को सुन सकती है। जैसे ही वे एक गुप्त सुरंग के जरिए अंदर घुसे, उनका सामना विशाल आईनों वाली एक गैलरी से हुआ। ये साधारण आईने नहीं थे, इनमें इंसान का अक्स नहीं, बल्कि उसका बुरा रूप दिखाई देता था। जोया ने आईने में देखा कि वह एक बूढ़ी औरत बन चुकी है, जो लालच में सोने के सिक्के गिन रही है। आर्यन ने देखा कि वह खुद छाया सम्राट के सिंहासन पर बैठा है और अपने ही गांव को जला रहा है। यह सच नहीं है, आर्यन चिल्लाया। उसने युग धागा तलवार निकाली और एक झटके में सामने वाले आईने को चकनाचूर कर दिया। जैसे ही शीशा टूटा, महल में एक भयानक चीख गूंजी। परछाइयों के सैनिक, शैडो सोल्जर्स, दीवारों से बाहर निकलने लगे। ईरा का रहस्य। लड़ाई के बीच आर्यन ने देखा कि ईरा की शक्ति कम हो रही थी। उसका शरीर और भी ज्यादा पारदर्शी होता जा रहा था। ईरा, तुम्हें क्या हो रहा है? जोया ने उसे सहारा देते हुए पूछा। ईरा ने एक दर्द भरी मुस्कान के साथ कहा, मैं इस महल की एक कैदी आत्मा हूँ। सम्राट ने मेरी यादों को संयमनी के साथ बांध रखा है। जैसे जैसे हम मणि के करीब पहुँच रहे हैं, मेरा अस्तित्व समाप्त हो रहा है। अगर तुम मणि को आजाद करोगे तो मैं आजाद हो जाऊंगी, या शायद हमेशा के लिए मिट जाऊंगी। आर्यन का दिल भर आया। जिसे वह अपनी मार्गदर्शक समझ रहा था, वह खुद एक बहुत बड़ा बलिदान देने जा रही थी। सम्राट का कमरा और पहली मुठभेड़। सुरंगों को पार कर वे मुख्य दरबार के दरवाजे पर पहुँचे। दरवाजा इतना विशाल था कि उसे खोलने के लिए 100 हाथियों की शक्ति चाहिए थी। लेकिन आर्यन ने अपने ताबीज को दरवाजे के छेद में लगाया। ताबीज का नीला प्रकाश दरवाजे की लकीरों में बहने लगा और वह धीरे धीरे खुल गया। अंदर एक ऊंचे सिंहासन पर छाया सम्राट बैठा था। उसका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा था, केवल उसकी लाल आंखें जल रही थीं। उसके हाथ में एक छोटी सी डिबिया थी, जिसमें संयमनी धड़क रही थी। तो अंतः समय पुत्र यहाँ पहुँच ही गया। सम्राट की आवाज गूंजी। तुमने नदी पार की, अपनी यादें दी, अपने साथी को खोया, और किस लिए? उस समय के लिए जो पहले ही मर चुका है। सम्राट ने अपनी उंगली उठाई और अचानक जोया के चारों ओर काली बिजलियां कड़कने लगीं। वह हवा में उठ गई और दर्द से कराहने लगी। तलवार फेंक दो आर्यन, वरना तुम्हारी आखिरी दोस्त भी एक याद बनकर रह जाएगी, सम्राट ने अट्टहास किया। विकट संकट। आर्यन के सामने अब तक की सबसे बड़ी दुविधा थी। एक तरफ पूरी दुनिया का समय था और दूसरी तरफ उसकी सबसे अच्छी दोस्त की जान। उसकी युग धागा तलवार कांप रही थी। तभी उसे याद आया कि ईरा ने उसे समय की ओस वाली शीशी दी थी। इस भाग में आर्यन ने अपने सबसे बड़े डर का सामना किया और उसे पता चला कि ईरा की आजादी की कीमत क्या है। सम्राट ने उसे एक ऐसे चुनाव के सामने खड़ा कर दिया है, जहां जीत और हार के बीच की लकीर बहुत धुंधली है। महायुद्ध का शंखनाद और ओस की शक्ति। दरबार की हवा बर्फीली हो गई थी। जोया को हवा में लटका देख आर्यन का खून खौल उठा, लेकिन वह जानता था कि बिना सोचे समझे किया गया हमला आत्मघाती होगा। सम्राट की लाल आंखें आर्यन के डर को टटोल रही थीं। चुनाव करो आर्यन, सम्राट की आवाज गूंजी। दुनिया का भविष्य या तुम्हारी दोस्त की सांसें। एक साहसी दाव। आर्यन ने अपनी तलवार युग धागा को धीरे से नीचे रखा। सम्राट को लगा कि वह हार मान रहा है और वह जोर जोर से हंसने लगा। लेकिन आर्यन का हाथ चुपके से अपनी जेब में ईरा द्वारा दी गई उस छोटी सी नीली शीशी समय की ओस पर गया। जैसे ही सम्राट जोया को छोड़ने के लिए आगे बढ़ा, आर्यन ने बिजली की फुर्ती से शीशी खोली और उसकी एक बूंद अपनी तलवार पर गिरा दी। एक जोरदार धमाका हुआ। तलवार से निकलने वाली सुनहरी रोशनी अब एक प्रचंड ज्वाला में बदल गई थी। इस रोशनी ने न केवल सम्राट के काले जादू को काट दिया, बल्कि पूरे दरबार में कैद परछाइयों को भी झुलसा दिया। जोया धड़ाम से नीचे गिरी और आर्यन ने उसे तुरंत संभाल लिया। छाया सेना का हमला। तुमने अपनी मौत को चुना है, सम्राट गुस्से से चिल्लाया। उसने अपना हाथ हवा में लहराया और हजारों समय के शिकारी और काले योद्धा दीवारों से बाहर निकल आए। महल का मुख्य द्वार टूट गया और ईरा ने अपनी रूहानी शक्तियों का आह्वान किया। आर्यन, तुम सम्राट पर ध्यान दो। इन सैनिकों को मैं और जोया संभालेंगे। ईरा ने अपने अस्तित्व की आखिरी ऊर्जा को समेटा और एक सुरक्षा घेरा बना दिया।
जोया ने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और अपनी बुद्धिमानी से उन जादुई मशीनों के पुर्जे ढीले करने लगी जो सैनिकों को शक्ति दे रहे थे। अंतिम द्वंद्व का आरंभ। आर्यन अब सीधा सम्राट की ओर बढ़ा। सम्राट ने अपनी काली छड़ी घुमाई जिससे समय की लहरें, टाइम रिफ्ट्स, पैदा होने लगीं। आर्यन को कभी अपना बचपन दिखता तो कभी अपनी वृद्धावस्था। वह शारीरिक और मानसिक रूप से बिखर रहा था। तुम एक नश्वर इंसान हो आर्यन, तुम समय की अनंतता को कैसे रोकोगे? सम्राट ने एक घातक प्रहार किया। आर्यन ने अपनी तलवार अड़ाई। समय किसी की जागीर नहीं है सम्राट, यह एक नदी है जिसे बहना ही होगा। लड़ाई इतनी भीषण थी कि महल की छत गिरने लगी। आर्यन का ताबीज अब उसके सीने पर तेजी से धड़क रहा था, जैसे वह संयमनी के साथ संवाद कर रहा हो। आर्यन ने महसूस किया कि मणि भी आजाद होना चाहती है। ईरा का अंतिम क्षण। लड़ाई के बीच आर्यन ने देखा कि ईरा का शरीर लगभग पारदर्शी होकर गायब होने वाला था। उसने अपनी पूरी शक्ति से सैनिकों को रोके रखा था। जाओ आर्यन, मणि पर प्रहार करो। ईरा की आवाज अब एक धीमी गूंज मात्र रह गई थी। आर्यन ने अपनी पूरी ताकत बटोरी और एक ऊंची छलांग लगाई। उसकी तलवार सम्राट की काली छड़ी से टकराई और एक ऐसा प्रकाश उत्पन्न हुआ जिसने पूरे कालदूर को हिलाकर रख दिया। इस भाग में आर्यन ने बलिदान और बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। समय की ओस ने उसे सम्राट के बराबर खड़ा कर दिया, लेकिन ईरा का अंत करीब था। युद्ध अब अपने निर्णायक मोड़ पर था। संयमनी की वापसी और अंतिम प्रहार। धुएं और मलबे के बीच आर्यन और सम्राट आमने सामने थे। सम्राट की काली छड़ी टूट चुकी थी, लेकिन उसका क्रोध और भी भयानक रूप ले चुका था। तुम इस मणि को कभी नहीं पा सकोगे बालक। सम्राट ने अपनी विशाल भुजा आर्यन की ओर फेंकी, लेकिन वह बुरी तरह थक चुका था। उसके शरीर पर अनगिनत घाव थे। तभी उसे महसूस हुआ कि उसका ताबीज जल रहा है। उसने देखा कि सिंहासन के पीछे लगे विशाल यंत्र में संयमनी छटपटा रही थी। वह मणि एक धड़कते हुए नीले दिल जैसी थी, जिसे जंजीरों से जकड़ा गया था। जोया का साहस। जब सम्राट आर्यन को कुचलने ही वाला था, जोया ने अपनी कुल्हाड़ी से यंत्र के मुख्य लीवर पर प्रहार किया। आर्यन, जंजीरों को काटो। सम्राट की शक्ति इसी मणि से जुड़ी है। सम्राट ने जोया की ओर रुख किया। तुच्छ लड़की। उसने अपना हाथ जोया की ओर उठाया, लेकिन तभी ईरा अपनी आखिरी बची हुई रूहानी ऊर्जा के साथ सम्राट के सामने एक हाल बनकर खड़ी हो गई। अब आर्यन। अभी ईरा की आवाज हवा में विलीन हो रही थी। मणि की मुक्ति। आर्यन ने अपनी तलवार युग धागा को दोनों हाथों से पकड़ा। उसने अपनी आँखों को बंद किया और उन सभी यादों को याद किया जो उसने खो दी थीं। अपने पिता का प्यार, माँ की ममता और शेरा का वफादार चेहरा। उन यादों के एहसास ने उसकी तलवार को एक ऐसी चमक दी जो सूरज से भी तेज थी। आर्यन ने एक जोरदार दहाड़ के साथ मणि को जकड़ने वाली जंजीरों पर प्रहार किया। तड़ाक। जंजीरें टूटते ही एक नीली रोशनी का विस्फोट हुआ। वह रोशनी पूरे महल में फैल गई। जैसे ही मणि आजाद हुई, सम्राट का विशाल शरीर रेत की तरह बिखरने लगा। उसकी लाल आंखें धीरे धीरे बुझ गईं और वह एक काली राख बनकर हवा में उड़ गया। अंतिम विदा। जैसे ही सम्राट का अंत हुआ, ईरा का शरीर भी पूरी तरह से प्रकाश में बदलने लगा। ईरा, जोया चिल्लाई और उसे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ से सिर्फ ठंडी हवा गुजरी। ईरा ने मुस्कुराते हुए आर्यन और जोया की ओर देखा। समय अब फिर से बहेगा। मेरी यादें अब इस मणि का हिस्सा है। तुम दोनों ने दुनिया को बचा लिया और इसके साथ ही ईरा एक चमकते हुए सितारे की तरह आसमान में विलीन हो गई। ठहराव का अंत। आर्यन ने धीरे से संयमनी को अपने हाथ में लिया। वह ठंडी और सुकून देने वाली थी। जैसे ही उसने मणि को ताबीज के केंद्र में रखा, उसे महसूस हुआ कि पूरी दुनिया में धड़कने वापस आ गई है। दूर उसके गांव में उसके पिता के हाथ से गिरता हुआ लोटा जमीन पर गिरा और पानी छलक गया। उड़ती हुई चिड़िया ने अपने पंख फड़फड़ाए और गाना शुरू किया। समय फिर से चलने लगा था, लेकिन आर्यन और जोया के लिए अभी एक काम बाकी था। इस मणि को उसके असली स्थान समयगर के मंदिर तक पहुंचाना। इस भाग में बुराई का अंत हुआ और समय की मणि आजाद हुई। ईरा का बलिदान कहानी का सबसे भावुक पल था, जिसने यह साबित किया कि कुछ आत्माएं केवल दूसरों की भलाई के लिए ही जन्म लेती है। नया सवेरा और समय का उपहार। आर्यन और जोया जब महल के खंडहरों से बाहर निकले, तो दुनिया वैसी नहीं थी जैसी वे छोड़कर आए थे। हवा में ताजगी थी और हर चीज जीवंत लग रही थी।
संयमनी अब आर्यन के ताबीज में शांत थी। उसकी मंद नीली रोशनी यह बता रही थी कि ब्रह्मांड का चक्र अब सुरक्षित है। समयगर की बहाली। वे समयगर के मुख्य मंदिर पहुँचे, जहाँ राजा कालदेव और उनके दरबारी पत्थर की मूर्तियों की तरह ठहरे हुए थे। जैसे ही आर्यन ने मंदिर के केंद्रीय स्तंभ पर मणि को स्थापित किया, पूरे राज्य में एक सुनहरी लहर दौड़ गई। राजा कालदेव की आंखों में चमक वापस आई। उन्होंने गहरी सांस ली और सामने खड़े दो बच्चों को देखा, समयपुत्र आर्यन और साहसी जोया। तुम दोनों ने वह कर दिखाया जो देवताओं के लिए भी कठिन था। तुमने न केवल समय को बचाया, बल्कि उसे उसका अर्थ भी दिया। राजा ने उन्हें स्वर्ण और उपाधियों से नवाजना चाहा, लेकिन आर्यन ने विनम्रता से मना कर दिया। महाराज, हम सिर्फ अपने घर वापस जाना चाहते हैं। घर वापसी और चमत्कार। जब वे धूलकोट गांव की सीमा पर पहुँचे, तो सूरज ढल रहा था। दूर से आर्यन को अपने पिता विक्रम खेत की मेड़ पर खड़े दिखाई दिए। बापू, आर्यन की आवाज भर्रा गई। विक्रम ने अपने बेटे को सीने से लगा लिया। मुझे पता था तुम कर लोगे पुत्र। तुमने सिर्फ समय नहीं चलाया, तुमने मेरा मान रखा है। तभी एक चमत्कार हुआ। समय की नदी में दी गई यादें, माँ की लोरी, पिता का प्यार और बचपन की वो पहली खुशी आर्यन और जोया के मन में वापस लौटने लगी। समय ने उनके बलिदान को स्वीकार किया था और उपहार स्वरूप उनकी यादें उन्हें लौटा दी थीं। एक पुराना दोस्त। अचानक गांव की गली से एक जोरदार भौंकने की आवाज आई। आर्यन और जोया चौंक गए। उन्होंने देखा कि एक कुत्ता तेजी से उनकी ओर दौड़ता चला आ रहा था। वह शेरा था। वह नदी में गिरकर गायब नहीं हुआ था, बल्कि समय की लहरों ने उसे सुरक्षित किनारे पर पहुंचा दिया था। शेरा ने आर्यन पर कूदकर उसे चाटना शुरू कर दिया। आर्यन की आंखों में खुशी के आंसू थे। ईरा का संदेश। रात को जब आर्यन अपने कमरे की खिड़की से आसमान की ओर देख रहा था, उसने देखा कि एक तारा सामान्य से अधिक चमक रहा था। उसे ईरा की आवाज हवाओं में सुनाई दी। समय बीतता है, यादें ठहरती है, पर साहस अमर रहता है। आर्यन समझ गया था कि ईरा हमेशा उनके साथ है, उन तारों की छाव में और उस समय में जिसे उसने सुरक्षित किया था। महागाथा का अंत। आर्यन अब सिर्फ एक किसान का बेटा नहीं था, वह समय का रक्षक बन चुका था। उसने अपनी तलवार युग धागा को सुरक्षित रख दिया, यह जानते हुए कि जब भी अंधेरा फिर से समय को कैद करने की कोशिश करेगा, कोई न कोई समयपुत्र फिर से जन्म लेगा। कहानी की सीख। वक्त कभी नहीं रुकता, लेकिन जो लोग वक्त की कद्र करते हैं और दूसरों के लिए खुद को झोंक देते हैं, वक्त खुद उनके कदमों में झुक जाता है। यह समयगर का अंतिम रक्षक की पूरी कहानी थी।